Hello students, welcome back to my channel. I am Dr. Rekha Mittal and today we will discuss about numericals of Unit 5. तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल जो है यूनिट 5 के रिलेटेड टू कंडक्टिविटी है और सेमीकंडक्टर जो हॉल इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। यदि आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, प्रीवियस लेक्चर मेरे नहीं देखे, तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखना मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर के, क्योंकि उसमें मैंने इसकी पूरी थ्योरी बताई है और यदि आपको इसकी थ्योरी नहीं पता होगी तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आने वाले। उसमें जितने भी मैंने डेरिवेशन बताए हैं उन डेरिवेशन से जो हमने फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं वो फॉर्मूले यहाँ पे आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्लस हॉल इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताने वाली हूँ जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो आप ध्यान से समझिएगा। और उसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 250 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एंड ये यूनिट है जो हमें ध्यान रखनी है, एंड एट 100 डिग्री, और 100 डिग्री पे कितना है कंडक्टिविटी 1100। ठीक है, तो व्हाट इज द बैंड गैप? तो मैंने आपको बताया था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो जो बैंड गैप हमें निकालना है, यदि कंडक्टिविटी हमें दे रखी है 20 डिग्री पे, कंडक्टिविटी दे रखी है 250 और 100 डिग्री पे दे रखी है कंडक्टिविटी 1100। ये किसकी दे रखी है कंडक्टिविटी? सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या नोट करना है? जब न्यूमेरिकल आप पढ़ लेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन चीजें आप लिख लोगे कि ये चीजें गिवन है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले लिखा है, किसी भी न्यूमेरिकल को करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद उसमें क्या चीज गिवन है वो नोट कर लें। तो गिवन है कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे दो कंडक्टिविटी दे रखी है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो हम देंगे सिग्मा 1, यानी कि फर्स्ट टेम्परेचर ये मान रहे हैं हम T1 डिग्री जो है वो है 20 डिग्री, तो सिग्मा 1 इज कंडक्टिविटी एट T1 डिग्री, और T1 डिग्री क्या है 20 डिग्री। ओके, तो सिग्मा 1 इज 250, ये हो गया। और टेम्परेचर यहाँ पे T1 टेम्परेचर है 20 डिग्री। सिग्मा 2 यानी कि कंडक्टिविटी जो दूसरी कंडक्टिविटी है 100 डिग्री पे कितनी है 1100। तो सिग्मा 1 दे रखा है, सिग्मा 2 दे रखा है, T1 भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? एनर्जी गैप निकालना है, यानी कि बैंड गैप हमें निकालना है, जिसको हम EG से डिनोट करते हैं। ये देखो EG, एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप हमें कैलकुलेट करना है। गॉट इट? ये आपको क्लियर हो गया? सिग्मा 1, सिग्मा 2, T1, T2 ये गिवन है, और हमें EG फाइंड आउट करना है, यानी कि एनर्जी बैंड फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आपको यदि याद ही नहीं होगा, ये याद कब होगा? यदि आपने डेरिवेशन मेरा देखा है प्रीवियस लेक्चर में, तो इसलिए आप पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे ड्राइव हुआ। क्लियर? तो सिग्मा 1 मतलब वैसे सिग्मा इज इक्वल टू बी ई टू द पावर माइनस EG अपॉन 2 K बीटा T1 होता है, लेकिन यहाँ पे दो टेम्परेचर दे रखे हैं और अलग अलग कंडक्टिविटी एट 20 डिग्री 250 है और 100 डिग्री 1100 है, इसलिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो कंडक्टिविटी है, तो सिग्मा 1 हो जाएगा B e to the power this value, सिग्मा 2 B e to the power this value। यहाँ पे एक में T1 आ जाएगा, एक में T2। अब T1 आपको पता है 20 डिग्री है, ये है, और T2 डिग्री क्या है 100 डिग्री है। क्लियर? K बीटा क्या मैंने बताया था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताया था। 2 तो कांस्टेंट 2 वैल्यू है, K बीटा की वैल्यू अपन को पता होगी। EG हमें फाइंड आउट करना है, बैंड गैप हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? और ये जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये आगे चल के कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यदि हमें इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो। ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमें पता है, तो अब इसको क्या करेंगे? सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये दोनों इक्वेशन को करेंगे हम। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू
दिस अपॉन दिस, तो ये क्या होगा, कॉमन वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, 1/T1 माइनस 1/T2, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसको ऐसे फॉर्म में हम ले आएंगे जिसमें फिर हमें वैल्यू पुट करनी होगी और Eg की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एनर्जी बैंड की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको पहले थोड़ा सा उस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इस तरीके से किया, फिर σ1/σ2। अब हमने क्या करा, T2 माइनस T1, T1 T2, सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिए, गिवन और इसका फॉर्मूला क्या है, और इसको हमने अपॉन में ले लिया σ1/σ2, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए। तो आप देखो T1 T2 ये सब पता है, कि बीटा की भी वैल्यू पता है, हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी वैल्यू पता है, तो हम Eg की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले उसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे कि Eg ये जो है Eg इज इक्वल टू क्या होगा, वो फॉर्म लेकर आएंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखो यहां तक वैल्यू आपकी आ गई थी, σ1/σ2 इज इक्वल टू e⁻ माइनस Eg/2k बीटा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है, ये आ चुकी थी। अब इसको, क्योंकि हमें Eg वैल्यू निकालनी है, एनर्जी गैप निकालना है, ये हमसे पूछा है ना बैंड गैप, तो बैंड गैप निकालना है, तो इसको कैसे फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको हम इधर की साइड लाके लॉग फॉर्म में कर लेंगे, लॉग σ2/σ1 इज इक्वल टू, क्योंकि वो माइनस में है ना, तो इधर जब हम करेंगे तो लॉग σ2/σ1 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू Eg/2k बीटा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो है इसको एक्सपोनेंशियल को हमने लॉग फॉर्म में कर लिया, क्योंकि वो माइनस में है तो ये रिवर्स हो जाएगा σ2/σ1, क्लियर। अब हमें ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब Eg की जो वैल्यू है, यानी कि बैंड गैप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इस तरीके से इंटरचेंज करके Eg इज इक्वल टू 2k बीटा लॉग σ2/σ1 T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, क्लियर हो गया। इसको इधर ले गए, ये वैल्यू को इधर ले गए और ये नीचे आ गया, तो अब केवल Eg बच गया, तो इसको हमने वैसे ही लिखा है, Eg इज इक्वल टू 2k बीटा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स, इधर से इधर ले गए वैल्यू, जो चीज हमें निकालनी है तो बाकी जो वैल्यू है इधर हम ले जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, k बीटा जो कि कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रख देंगे हम, 2 तो आ ही जाएगा, 2 तो एज इट इज 2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको पता है, σ2/σ1, σ1 यहाँ पे क्या है 250 है और σ2 क्या है 1100, क्लियर। तो इसकी हमने वैल्यू रख दी 1100/250, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अभी आगे देखें वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको लॉग ऑफ, इसको पहले सॉल्व करके और फिर लॉग फॉर्म में हम निकालेंगे वैल्यू, और उस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 क्या है, अब टेम्परेचर दे ही रखा है, टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट करा, तो ये हो गया 293 इंटू 373 अपॉन 80, ठीक है। अब जब इन सबको मैंने सॉल्व करके देखा, तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू आई, आप भी कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू आएगी 5.5863 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। अभी ये जूल्स में आ रही है, और हमें जो एनर्जी बैंड निकालना है वो कौन सी फॉर्म में निकालना है, ये जो बैंड गैप है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और बैंड गैप जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है। तो ये कितना आ रहा है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.349 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना कि जब जूल्स में वैल्यू आ जाए तो वही नहीं छोड़ना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो वैल्यू आई है इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी वैल्यू आई 0.349 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी बैंड गैप, दैट इज द बैंड गैप और फॉरबिडन गैप, और वो जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ ये आपका आंसर कंप्लीट होता है,
ऐसा नहीं है आप बीच में ही छोड़ दें, यहाँ तक छोड़ दिया, इसकी वैल्यूज रख के पूरा इसको सॉल्व करना, जूल्स में आ जाएगी तो जूल्स को आप कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो एक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊं, यदि इसमें क्या होगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि एनर्जी बैंड दे रखा है आपको और सिग्मा 1 दे रखा है, उसकी जगह सिग्मा 1 दे रखा है, एनर्जी बैंड दे रखा है और T1 T2 दे रखा है। तो उस केस में यदि आपको निकालना होगा कंडक्टिविटी, सेकंड जो दूसरी कंडक्टिविटी है दूसरे टेम्परेचर पे, जैसे मान लो यहाँ पे हमें, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, सारी वैल्यूज दे रखी, कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी। तो जैसे इसमें बैंड गैप नहीं दे रखा, अब इसमें यह भी हो सकता है कि बैंड गैप दे रखा है आपको, T1 टेम्परेचर दे रखा है, सिग्मा 1 वैल्यू दे रखी है यानी कि कंडक्टिविटी दे रखी है, और T2 टेम्परेचर दे रखा है। आपको क्या नहीं दे रखा, सिग्मा 2 यानी कि कंडक्टिविटी नहीं दे रखी। दूसरे वाले जो टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी, इस टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी क्या होगी, मान लो 100 डिग्री पे कंडक्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर वैल्यूज ही चेंज होगी। ये आप ध्यान रखना कि बिल्कुल एकदम आप ये मानो कि वैल्यूज भी सेम आ जाएगी, जो मैं आपको करवा रही हूँ वो पॉसिबल नहीं, लेकिन पैटर्न सेम होगा। तो इसमें एनर्जी बैंड दे रखा हो और इसमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है कि व्हाट इज गिवन। T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, सिग्मा 1 दे रखा है और सिग्मा 2 नहीं दे रखा, और एनर्जी बैंड भी दे रखा है। तो भी फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, बस उसमें थोड़ा सा इंटरचेंज करके जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ ले आएंगे और फिर वो वैल्यूज पुट करके आंसर ले आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मुझे निकालना था EG दैट इज एनर्जी बैंड, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा वैल्यूज को इंटरचेंज करके इधर से इधर शिफ्ट करके जो चीजें दे रखी थी फिर वो एक साइड आ गई सारी वैल्यूज, और EG क्योंकि ये निकालना है मुझे इसमें, तो EG इज इक्वल टू सारी वैल्यूज जो गिवन है वो एक तरफ आ गई और फिर उसको हमने क्या किया, वैल्यूज पुट करी और आंसर लेकर आ गए। तो मैंने एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको बता दिया है कि कंडक्टिविटीज ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, उसका फॉर्मूला ये यूज होगा। तो इसमें अब वैल्यूज कोई भी, यदि T1 नहीं दे रखा, T2 दे रखा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे रखा है, एनर्जी बैंड दे रखा है, तो उस केस में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं दे रखी होगी और बाकी वैल्यू दे रखी होगी, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए। अब दूसरा टाइप का मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगी, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल की। एक तो मैंने आपको बता दिया कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या एनर्जी बैंड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको बता दिया। अब उसमें कोई भी वैल्यू यदि एक नहीं गिवन होगी, बाकी सारी वैल्यू गिवन होगी, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब ये सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एनर्जी गैप ऑफ टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स A and B are 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है एनर्जी गैप जो है दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा, और वो A और B हम मान रहे हैं कि दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसका एनर्जी गैप जो है वो कितना है, एक का तो है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड है वो कितना है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी गैप हमें दे रखा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपेयर द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी ऑफ A and B एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर चार्ज कैरियर डेंसिटी हमें पता करनी है A और B की। ठीक है, कंपेयर करना है उसको कि क्या चार्ज कैरियर डेंसिटी जो है यदि हम कंपेयर करें तो वो क्या वैल्यू आती है, कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पर। तो ये अब इसमें कुछ चीजें गिवन भी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ होल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें ये पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। होल्स कब बनते हैं, वैलेंस बैंड में, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था उसमें, जब मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझाया था कि वैलेंस बैंड में जितने होल्स होंगे उतने ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। क्लियर हो गया? क्योंकि वो तो प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो इसमें यहाँ पे गिवन है कि जो मास ऑफ होल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर, ये वैल्यू हमें गिवन है, ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, और 2 kT इसकी वैल्यू इतनी गिवन है, यानी कि हमें अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू अलग से हमें फाइंड आउट, अलग से हमें पुट नहीं करनी है, सीधा 2 kT की वैल्यू हम, यानी कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं यूज हो रही है। तो अब सीधे हम कैसे फाइंड आउट, कैसे कंपेयर कर सकते हैं चार्ज कैरियर डेंसिटी को, उसके लिए पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि आपने डेरिवेशन देखा हो तो उस डेरिवेशन में हमने ये ड्राइव करा था कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल। ये आपको पता है कि जब होल्स कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तभी होल्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का इसमें रोल होता है। तो इसलिए जो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इट इज इक्वल टू Ni, यानी कि चार्ज कैरियर डेंसिटी इनटू ये है Ni। ए क्यों दे रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, ए और बी, तो ये ए वहां से आया है। ठीक है, आई तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यूज ही हो रहा है, और ये और एन इज चार्ज कैरियर डेंसिटी। क्लियर? into this exponential mu e is the mobility of electron plus mu h is the mobility of hole। क्लियर? तो ये हो गया कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ए वाले फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला ये दे रखा है। और इसी तरीके से सेकंड जो बी टाइप का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसका भी हम इक्वेशन, उसकी भी इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी, बस यहाँ पे ए लिख रखा है, यहाँ पे बी लिख रखा है। क्लियर हो गया? अब इन दोनों इक्वेशन से अब ये देखो, हमें निकालना क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी निकालना है। तो उसको मतलब उसको कंपेयर करना है हमें ए और बी के, तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें उसकी वैल्यू, जिसमें वो वैल्यू आ रही हो, है ना, वो टर्म आ रही हो। तो इसमें आ रही है। अब इन दोनों को हम क्या करें, इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये इक्वेशन ले आएंगे। ठीक है, दिस अपॉन दिस, तो सिग्मा आई ए अपॉन सिग्मा आई बी इज इक्वल टू एन आई ए अपॉन एन आई बी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इन दोनों इक्वेशन से हम ये लेकर आ गए, इतना आ गया। अब अभी आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप तो कोई आ ही नहीं रहा, इसकी तो वैल्यू कैसे हम लगाएंगे, जब तक वो कोई टर्म यहाँ पे आएगी नहीं फॉर्मूले में, तो हम कैसे लगाएंगे। तो आपको पता है, इससे फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, वहां पे वैल्यू आ रही थी ई जी हमें वैल्यू गिवन है, ये देखो ये एनर्जी गैप ये। तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला इसको लगाएं कि जिससे कि हम इसको कंपेयर कर सके, यदि एनर्जी गैप ये दोनों गिवन है तो। ठीक है, तो अभी एनर्जी गैप यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। अब आप देखेंगे, मैं एक नेक्स्ट जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ये आप नोट कर लो, मैं आगे बताऊंगी कि वो फॉर्मूला लिखूंगी मैं और उससे फिर इसको कंपेयर करूंगी। तो सिग्मा का एक और फॉर्मूला होता है, एनर्जी गैप की फॉर्म में होता है, वो यहाँ पे हम यूज करने वाले। तो जैसा कि आपको पता है, इक्वेशन 3 तक हमने देख लिया था। अब कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला और होता है, वो ये होता है, सिग्मा इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल Eg1 अपॉन 2 kT होता है। तो इसको हमने, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो थे, ए और बी, तो दोनों की हमने वैल्यू लिख ली, एक तो ए फॉर्म में लिख ली, सिग्मा आई ए इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल Eg1 अपॉन 2 kT। इसी तरीके से सिग्मा आई बी इज इक्वल टू सी ई एक्सपोनेंशियल Eg2 अपॉन दिस, ये वैल्यू हो गई। ये सब वैल्यू हमने डेरिवेशन इसका किया है और डेरिवेशन से फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, तो वो आप देख लेना। अब दो फॉर्मूले होते हैं, अब हमने ये जो फॉर्मूला है ये भी हमें पता है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे, सिग्मा 1 और वो अपनी पहले वाली वैल्यू आई गई थी, उस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे। तो एन आई ए अपॉन क्या आया था, सिग्मा आई ए अपॉन सिग्मा आई बी इज इक्वल टू क्या आया था,
NiA/NiB आया था, ठीक है। तो अब उसकी जगह हमने यहाँ पे ये रख दिया इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि एक्सपोनेंशियल सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल Eg1/2kT अपॉन Eg2/2kT। अब देखो 2kT की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे थोड़ा वैसी फॉर्म में आ रहा है, और Eg भी हमें दे रखा है, एनर्जी गैप भी हमें दे रखा था, दोनों एनर्जी गैप हमें दे रखे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। तो अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी, तो थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा सा कर लेते हैं। NiA/NiB इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल Eg2 माइनस Eg1/2kT, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे और इस तरीके से हम इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। अब आप देखो हमें क्या करना था, कंपैरिजन करना था, चार्ज करियर डेंसिटी को हमें कंपैरिजन करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ए और बी, उनकी हमें चार्ज करियर डेंसिटी को कंपेयर करना है। तो देख लो NiA/NiB ये हो गया, इस फॉर्म में हमें रखना है, और इज इक्वल टू दिस है, और ये वैल्यू हमें सब गिवन है, Eg1 भी, Eg2 भी गिवन है, Eg1 Eg2 दोनों गिवन है, और 2kT भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि क्या वैल्यू गिवन है, और उसको जो फॉर्मूले को हमें उसी तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज नहीं गिवन है। तो जो चीज नहीं गिवन है उसको एक तरफ कर लेंगे, और बाकी दूसरी साइड वो चीजें आ जाएंगी, वो फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें सारी वैल्यूज गिवन है। तो अब ये सब गिवन है, Eg1 Eg2 ये सब गिवन है, तो वैल्यू रख लेंगे 0.72 माइनस 0.36 अपॉन 0.052, 2kT गिवन है वैल्यू ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो e⁻6.9 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1015, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है इसकी जो वैल्यू आई, यानी कि चार्ज करियर डेंसिटी को दोनों यदि सेमीकंडक्टर की हम कंपेयर करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसकी वैल्यू आती है 1015, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। बस 3-4 फॉर्मूले, 3-4 इसके टाइप्स है न्यूमेरिकल के। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ यदि वो न्यूमेरिकल भी आपने अच्छे से कर लिए तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो एक फर्स्ट टाइप का मैंने क्वेश्चन जो आपको बताया उसमें मैंने आपको बता दी थी कि किस तरीके से एनर्जी गैप निकालते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे कोई भी एक वैल्यू गिवन नहीं होगी और बाकी सारी वैल्यूज गिवन होगी, तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये दूसरे टाइप का मैं आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कैसे हम कंपेयर करें चार्ज करियर डेंसिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यदि दो सेमीकंडक्टर हैं उनकी अलग अलग यदि एनर्जी गैप हमें दे रखा है तो कैसे हम चार्ज करियर डेंसिटी को कंपेयर करें। तो ये दूसरा, इसमें 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2-3 अच्छे से आप यदि प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार भी न्यूमेरिकल की तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बस फॉर्मूला हमें पता है, क्या चीज गिवन है क्या नहीं है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे यदि हमें फॉर्मूला पता है तो ये आप नोट कर लीजिए। सिंपल है, कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है न्यूमेरिकल। इसको बस करने का तरीका आपको आना चाहिए। करने का यदि आपको तरीका, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ सीक्वेंस में यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो सकता है। अब मैं आपको बता रही हूँ थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल। इसी चैप्टर में जो थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आता है वो मैं आपको बताऊंगी, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल क्या होगा, जिसमें जैसे मैंने अभी तक 2 टाइप के न्यूमेरिकल आपको बता दिए जिसमें अलग अलग फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब जो तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल है उसमें अलग फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो मैं हर एक फॉर्मूले का एक न्यूमेरिकल आपको बता रही हूँ जिससे कि एग्जाम में यदि आ जाएगा तो ऐसा नहीं हो कि मैंने तो ये वाला न्यूमेरिकल किया ही नहीं। तो हर एक फॉर्मूले का मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवा रही हूँ, ठीक है। फिर उसमें केवल वैल्यूज चेंज होगी, या फिर ये हो सकता है कि कोई जहाँ पे जो चीज गिवन दे रखी है मैंने कि ये चीज गिवन है और किसी दूसरी मोबिलिटी निकालनी है या फिर चार्ज करियर डेंसिटी निकालनी है, तो वहां पे कुछ और पूछ सकते हैं लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो 2 टाइप के मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए, 2 टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बता रही हूँ थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल। द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इन अ प्योर सेमीकंडक्टर in a pure semiconductor is 50 meter square per volume per second at 4.2 Kelvin. What is the mobility at 300 Kelvin? 300 Kelvin पर मोबिलिटी क्या होगी यदि मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की प्योर सेमीकंडक्टर में 4.2 केल्विन पर इतनी है, तो 300 केल्विन पर मोबिलिटी कितनी होगी, ठीक है।
मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। और किसकी बात कर रहे हैं हम, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो अब मैंने क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है। अब आप देखो मोबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो μ1, क्योंकि यहाँ पे देखो दो मोबिलिटी हो गई, एक तो ये मोबिलिटी इतने टेम्परेचर पे 300 पे कितनी होगी, तो μ1 मानते हैं। और T1 T2 टेम्परेचर, μ1 जो है वो 50 है और T1 टेम्परेचर कितना है 4.2 केल्विन। T2 टेम्परेचर, T1 दे रखा है, T2 टेम्परेचर दे रखा है, μ1 दे रखा है, μ2 हमें निकालना है। क्लियर। तो क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो मोबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है 300 केल्विन पर, यानी कि μ2 हमें फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको बताया था कि जो मोबिलिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टेम्परेचर T⁻³ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं म्यू। तो अब म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻³ होता है। तो यदि हम μ1 और μ2 ले रहे हैं तो μ1/μ2 इज इक्वल टू T1 to the power -3/2 upon T⁻³ ठीक है, दिस अपॉन दिस कर लिया। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल है, हमें फाइंड आउट करना है μ2 फाइंड आउट करना है। तो μ2 को इधर ले जाएंगे और फिर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या आएगी, μ2 इज इक्वल टू μ1 इंटू T⁻³ अपॉन T1⁻³ ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम इसको लेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब μ2 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू आ गई। अब इसमें ये सारी चीजें गिवन है, केवल μ2 गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे। μ1 क्या दे रखा है 50 इंटू T2 जो टेम्परेचर है वो कितना है 300 है, अपॉन T1 क्या दे रखा है 4.2 दे रखा है, वो वैल्यू रख दी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आता है, सिंपल मैथमेटिक्स है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोबिलिटी आएगी वो इतनी वैल्यू आएगी, इसकी ये वैल्यू आएगी 0.08283, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको कैलकुलेशन आपको सिंपल आती है, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। पता होते हुए भी कि गिवन क्या है और क्या हमें निकालना है, ये आपको यहाँ तक आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता फॉर्मूला क्या है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन और फॉर्मूला क्या लगाना है, ये दो चीजें पता होनी चाहिए, फिर तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी, क्लियर। तो ये थर्ड टाइप का मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हॉल इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये हॉल इफेक्ट से रिलेटेड है। इन कॉपर देयर आर 5 × 10⁻25 एटम पर क्यूबिक मीटर, कैलकुलेट द हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट जो होता है उसको हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने इसके डेरिवेशन देखे होंगे। डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था, ये सारा ये जो ये फॉर्मूला है RH इज इक्वल टू क्या होता है। तो बहुत ये छोटा सा न्यूमेरिकल है कि इसमें हमें ये बता रखा है कि इन कॉपर देयर आर दिस मच अमाउंट ऑफ एटम पर क्यूबिक मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी जो इसका जो हॉल कोफिशिएंट है RH वो क्या होगा। तो RH इज इक्वल टू होता है -1/NE। N जो है नंबर ऑफ एटम्स है, N जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो वो कितने हैं 5 × 10⁻25 है। और E जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19, ये वैल्यू दे रखी है हमें 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, RH ही तो कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/10 इसकी वैल्यू रखी और ये चार्ज की वैल्यू रखी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा -0.125 × 10⁻9 मीटर क्यूब पर कूलम। इसका मतलब है कि जो ये है हॉल कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू दिस मच अमाउंट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये फॉर्मूला नहीं है, सिंपल हमें याद रखना है RH इज इक्वल टू -1/NE होता है। तो यदि हमें पता है, तो यदि N की वैल्यू गिवन है, N की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है इसमें, और चार्ज ये हमें पता ही होता है 1.6 × 10⁻19 होता है, दोनों की वैल्यू हम रखेंगे और RH को फाइंड आउट कर लेंगे,
क्लियर। तो ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो कई बार छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और ये न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल होता है, चाहे लॉ, यदि आपको फॉर्मूला इसका भी नहीं पता होगा तो ये भी आपके लिए टिपिकल हो सकता है। तो फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए, तो वो तभी पता होंगे जब आपने पूरा डेरिवेशन कर रखा है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन भी आएगा और न्यूमेरिकल का भी कुछ रेशियो रहता है। तो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल बताने वाली हूँ, हॉल इफेक्ट से रिलेटेड ही है, लेकिन वो इससे डिफरेंट होगा। मैं हर एक टॉपिक का अलग उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है और उसका करने का तरीका भी अलग है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल, एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो सेम हो, डिफरेंट फॉर्मूला यूज हो रहा है और डिफरेंट करने का उसमें तरीका है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द कंडक्टिविटी एंड द हॉल कोफिशिएंट ऑफ अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आई है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन टाइप के लिए बोल रहे हैं स्पेसिमेन आर 112 एंड 1.25 इंटू 10⁻⁻13 ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कंडक्टिविटी की और हॉल कोफिशिएंट की। देन कैलकुलेट द चार्ज कैरियर डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने जो चीजें गिवन है वो हम लिख देंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी गिवन है और हॉल कोफिशिएंट गिवन है, ये गिवन चीजें सबसे पहले लिख देंगे। अब फॉर्मूला में क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू ई इज इक्वल टू सिग्मा ई आर एच, ठीक है। तो मोबिलिटी सबसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ पे मोबिलिटी के बारे में पूछा है और दूसरा पूछा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन ई। तो म्यू ई पहले निकालेंगे, म्यू ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई आर एच। तो इसकी वैल्यू हम लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल है, अब कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू हम रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू ई निकल जाएगा। फिर एन ई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, यदि हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ई इज इक्वल टू सिग्मा ई अपॉन म्यू ई, ई इज चार्ज, ठीक है। तो ये वैल्यू हम जब इसकी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सिग्मा ई गिवन है हमें 112 और म्यू ई और ई, ये जो चार्ज है ये भी हमें पता है। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता लग जाती है हमें, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी है। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले हमें सारे जब तक नहीं पता होंगे तब तक हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी मैंने आपको अभी तक न्यूमेरिकल बताए इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूले के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे, सारे आप लेक्चर्स देख लेना। डेरिवेशंस वगैरह हॉल इफेक्ट के मैंने जो डेरिवेशन बताए हैं, उससे पहले मैंने कंडक्टिविटी के भी कुछ डेरिवेशन बताए हैं, उसके न्यूमेरिकल वो जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया उसमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। केवल वैल्यूज चेंज हो सकती है फॉर्मूला, लेकिन वैल्यूज चेंज होने से क्या है, आपको यदि फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल को करने का तरीका मैं वापस आपको बता रही हूँ कि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं कंडक्टिविटी और हॉल इफेक्ट से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के अब देखना आप कि इसमें कोई वैल्यू, जैसे मैंने आपको ये 5 न्यूमेरिकल बताए, अब और आप न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे जिसमें मान लो कि चार्ज डेंसिटी दे रखी है, हमें हॉल कोफिशिएंट निकालना है, केवल जो है वैल्यूज जो है किसी कोई दूसरी वैल्यू दे रखी होगी, और हॉल, जैसे यहाँ पे हॉल कोफिशिएंट की दे रखी है तो हॉल कोफिशिएंट की मान लो वैल्यू गिवन नहीं हो, और हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूले हमें पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस लेक्चर को अच्छे से देखना है न्यूमेरिकल्स वाले को, और उससे पहले जो मैंने डेरिवेशन बताया वो भी, ठीक है। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इससे इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे हमें करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको बताने वाली हूँ, तो वो भी अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।